हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपकी हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 6 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर के हैंडआउट के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जैसा कि आपको पता है कि जो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं उसमें हम लोग 2 लेक्चर में इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने 5 चैप्टर का ऑलरेडी कर दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप उसको अच्छे से देख लिए होंगे और अब आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन और बेटा वीएसए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बेटा इस चैप्टर के पूरे आपके हैंडआउट की कहानी है। कहानी में क्या है बेटा कि 25 एमसीक्यू क्वेश्चन डाले गए हैं, 5 बेटा वेरी शॉर्ट डाले गए हैं। इस क्लास में हम इन्हीं 25 + 5 यानी कि 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन 4 हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 35 है। सॉल्विंग टाइम बच्चों 70 मिनट्स का है और लर्निंग टाइम बेटा लोग क्या है 95 मिनट्स का। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू प्लस वीएससी यानी कि 25 + 5 यानी कि 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपके हैंडआउट का पहला क्वेश्चन, जो कि 2025 एग्जाम में पूछा गया है। हमने बार बार आपसे कहा कि हैंडआउट जो आपको प्रोवाइड किया गया है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। ठीक है। आप उसी को पढ़ेंगे एग्जाम टाइम के लिए। ठीक है बेटा। उसी से सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, ये लिख के ले लो। ठीक है बेटा। तो चलो पहले क्वेश्चन की बात मेरे प्यारे बच्चों करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। तो बेटा चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो या मेरे प्यारे बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एम या बेटा एल, दोनों में से किसी की भी बात होगी तो उसका यूनिट बेटा क्या होगा, हेनरी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हेनरी, जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे या सेल्फ इंडक्टेंस पूछे, उसका यूनिट क्या होता है बेटा हमारे लिए, हेनरी, यानी कि सी ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका हिंदी में है, अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। ठीक है बेटा, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 पे चलते हैं, जो कि 25 में ही पूछा गया सवाल है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है बेटा क्या, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l is moving with velocity v parallel to a magnetic field of intensity b. The induced EMF in the conductor will be। जैसे मान ले बेटा अगर मेरे पास ये एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसी डायरेक्शन में है। कहने का मैं मतलब क्या है, अगर मान ले एक फिगर में ऐसे बना दिया बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। बात समझ में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मान लो बी। एक मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों मान लो कोई हमारे पास एक रॉड हमने लिया, ये ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ बेटा क्या है हमारे पास, मान लो एल है। ठीक है। इसको v वेलोसिटी से पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसी डायरेक्शन में आप इसको मूव करा रहे हो। ठीक है। जब इसी डायरेक्शन में आप मूव कराओगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड को काटता ही नहीं है। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड को काटता ही नहीं है। जब आपने डेरिवेशन किया था तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे अंदर थी, कट्टू कट्टू का निशान बना था। और तब हम इस रॉड को बच्चे या तो बाएं या तो दाएं लेके जाते हैं, तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, जब इसको ले जाएंगे तो बच्चों ये कट्टी पिट्टी करता है। ठीक है। तो जब तक ये रॉड बच्चे मैग्नेटिक फील्ड को कट्टी पिट्टी नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तब तक बच्चे इसमें ईएमएफ आएगा नहीं। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वेलोसिटी इधर है ना बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो फ्लक्स मेरे प्यारे बच्चों इसका 0 होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला हमने आपको बताया था BLV साइन थीटा। थीटा क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा। मेरे प्यारे बच्चों 0 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको वैल्यू में डालेंगे तो साइन 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, तो सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? उसी का मेरे प्यारे बच्चों हिंदी हमारे पास ये है। इसका आंसर भी हो जाएगा सी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 अब मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, 2 क्वेश्चन 25 में, 2 क्वेश्चन 24 में, 2 क्वेश्चन 23 में, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय। देखो, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए आपके तुरंत दिमाग में चमकेगा लेंज लॉ। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी हमने सीखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कहा गया बेटा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट। WB का मतलब क्या होता है? वेबर होता है। किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, देख, तो अब बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं क्या कि भैया ये किसका यूनिट? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है B/A। कॉस थीटा होता है। मान लो कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है बेटा, तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो वो हो जाएगा φB/A। φB का बट्टे यूनिट क्या होता है? वेबर, यानी कि WB। और A मतलब एरिया, तो मीटर स्क्वायर। तो आपको दिख गया कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है आपसे? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A held with its plane parallel to magnetic field। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी प्लेन को आप देखो, साफ साफ पढ़ो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हेल्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो उसका प्लेन है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। बात समझ में आई? जो बेटा मैग्नेटिक जो प्लेन है वो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के क्या है बेटा? पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसी कहानी मेरे प्यारे बच्चों होगी तो कहानी क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, समझो बात को। जैसे मान ले यहाँ पे फिगर मैंने बना दिया, 1 2 3। ये मान ले बेटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और हमने कोई भी एक प्लेन लिया। ठीक है, अगर उसको मैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा तो उसका फिगर भी ऐसे एक रेखा टाइप का बनेगा। ये कैसे बेटा? ऐसे, ऐसा एक प्लेन बना हुआ है। बात समझ में आई? मेरा हाथ ही देख लो, इस मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे रख दिया। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस सरफेस को देखूंगा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? आप कहेंगे सर 90 डिग्री बन रहा है। ये एरिया वेक्टर है इस वाले प्लेन का। एरिया वेक्टर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना डिग्री बना बच्चे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना है? 90 डिग्री है। थीटा कितना बेटा? 90 डिग्री है सर जी, 90 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, फाइव बी इक्वल्स टू होता है BA cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 हो गई, तो 5 इक्वल्स टू BA
cos 90 डिग्री। cos 90 के वैल्यू बेटा 0 होता है, तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर है इसका हिंदी में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बता दो बेटा जी। ठीक है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स ईच, द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपसे पूछा गया, पहले आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो सर फॉर्मूला होता है m बराबर n1 n2 म्यू नॉट ए बाई एल के। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके लिए, याद करो ये फॉर्मूला, जब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया था। और हम ऐसे भी आपको याद करवाते थे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n1 इंटू n2 के, और जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो n स्क्वायर के। याद करो, बोलो, हमने आपको कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि n1 को क्या कर दिया, 2n1 मतलब 2 टाइम्स, n2 क्या हो जाएगा बेटा, 2n2 के बराबर हो जाएगा। तो जो m है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं इसको m डैश क्या हो जाएगा, n1 n2 मतलब 2n1 इंटू 2n2 इंटू म्यू नॉट a बाई एल। ठीक है बेटा, तो हमारे पास m डैश की वैल्यू क्या हुई, m डैश हो गया 2 इंटू 2 4, लिख लो इसको n1 n2 म्यू नॉट a बाई एल। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या ये हमारे पास m ही तो है, आप कहेंगे हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों m डैश क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स m के बराबर, 4 टाइम्स m के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि ए ऑप्शन आपके लिए एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि वही m का फॉर्मूला, सॉरी हमको डायमेंशन बेटा चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो कई फॉर्मूले आपने सीखे, कई फॉर्मूले आपने सीखे। आप बच्चे इस फॉर्मूले का जो हमारे पास ये फॉर्मूला भी हमने किया था, कहाँ गया कहाँ गया, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको म्यू नॉट का बेटा डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो म्यू नॉट वैसे ही बहुत खतरनाक क्वांटिटी है ना। तो चलिए, तो देख बेटा हमारे पास कई फॉर्मूले हैं। कैसे, देख हमने पहला फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो हमारे पास होता है EMF इज इक्वल्स टू माइनस m DI बाई dt। बोलो ये फॉर्मूला हमने सीखा है कि नहीं सीखा है, जैसे LDI बाई dt वैसे बच्चों माइनस MDI बाई dt। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो अगर आपको, मैंने कहा ना कि अगर सेल्फ इंडक्शन का आपको फॉर्मूला या आपको डायमेंशन या आपको यूनिट पता है, तो वही सेम टू सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हो जाता है। ठीक है बेटा, देख तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है ना। और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगर ये वाले फॉर्मूले से जाएं, क्योंकि हम लोग जानते थे n फाई इज इक्वल्स टू एल आई के। ठीक है, तो यहां से भी मेरे प्यारे बच्चे आप इसके L का या M का भी ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, n फाई इज इक्वल्स टू एम आई। तो यहां से आप M का बच्चे आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन आपको फाई का पता होना चाहिए। क्या, फाई का आपको बेटा पता होना चाहिए डायमेंशन। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को अप्लाई करके आप बेटा डायमेंशन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में पहला वाला इक्वेशन आता है तो पहले से भी आप निकाल सकते हैं, आपके दूसरा आता है दूसरे के लिए भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो निकाला जाए। तो मान ले बेटा आपके दिमाग में पहला वाला, एक से मैं बता देता हूं, इज इक्वल्स टू माइनस m, ये है DI बाई dt। ठीक है बेटा, तो m के लिए कैलकुलेशन करना है तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E बाई
ये नीचे हमारे पास di/dt हो गया। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? आप कहेंगे हाँ जी। अच्छा, ये जो ई है बेटा उसको कैसे देखते हो आप इसको बच्चे वोल्टेज के जैसा देखते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं कोने में निकाल के बता दूं आपको, देखो, है ना बेटा। जैसे मान ले आपको पता है V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है बेटा। तो यहां से हमारे पास V का डायमेंशन निकल सकता है, क्या हो जाता है, इसका F इंटू डी हो जाता है और Q का मेरे प्यारे बच्चों IT हो जाता है, ठीक है। इसे छोटा छोटा फॉर्मूला आप बना करके डायमेंशन निकाल लीजिए, है ना। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको दिक्कत ना हो मैं इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बता देता हूं, ठीक है। इसका क्या होता है, F का ml/t-2, D का क्या होता है बेटा L, I का A और T का बेटा कैपिटल T, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास वोल्टेज का जो डायमेंशन आता है वो आता है बेटा M एक बार है, L कितनी बार है, 2 बार, तो L², T मेरे प्यारे बच्चों देखो -2 है, एक नीचे भी है तो -3 आ जाएगा और A पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ml² T-3 A-1। तो मेरे प्यारे बच्चों यही वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये V के जैसा ही होता है, ठीक है। EMF और वोल्टेज बच्चे एक डायमेंशन एक यूनिट रखते हैं, L² T-3 और ये A-1। बात समझ में आई क्या है बेटा, A-1। अब नीचे क्या हमारे पास di क्या होता है बेटे, A होता है। ये नीचे क्या है dt, तो dt का क्या हो जाएगा t, तो t पे -1 लिख दिया। अरे बोलो, इसका बेटा A और इसका नीचे क्या हो जाएगा t, तो AT-1 लिख दिया, तो कोई दिक्कत कर दिया क्या, नहीं सर, ठीक है। नीचे वाला आप समझ गए कि इसका हमारे पास डायमेंशन पूरा ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, तब हमारे पास m का डायमेंशन क्या बचेगा, तो डायमेंशन ऑफ m बेटा हमारे पास हो जाएगा m, L कितनी बार है, 2 बार है। T की क्या हालचाल है, एक T नीचे -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तुम्हारे पास T पे -2 हो जाएगा और ये बेटा ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ml² T-2 A-2, ठीक है, ml² T-2 A-2, यानी कि आंसर क्या है बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ml² T-2 A-2 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो यही जो हमारे पास डायमेंशन है वो L का भी होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का भी, ये बातें आप याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 8, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ABC इज, इसका हिंदी मेरे प्यारे बच्चों यहां पे है, लूप ABC में प्रेरित धारा की दिशा क्या है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलो आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ऑप्शन से ही जाएंगे, है ना ऑप्शन से ही जाएंगे। अलोंग ABC इफ I विल 0, तो ये तो गड़बड़ बात है भाई। इंड्यूस्ड EMF, सॉरी, इंड्यूस्ड करंट कब आएगा, जब मेरे प्यारे बच्चों चेंज होगा, 0 होगा, तो कोई बदलाव ही नहीं है तो नहीं होगा। डिक्रीज देख लेते हैं अभी, कांस्टेंट तो सी भी नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास बचा कौन, बी और सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलो बी चेक करते हैं सबसे पहले, बी को हम लोग चेक करने जा रहे हैं। बी कह रहा है अलोंग ABC, यानी कि बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन में आंसर में कि अलोंग ABC मतलब ऐसे करंट का डायरेक्शन होना चाहिए ABC, ठीक है, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज जैसे हमको दिख रहा है। लेकिन कब, अलोंग ABC इफ I डिक्रीज, मतलब यहाँ पे जो I है बेटा वो क्या हो, डिक्रीज हो, तब ऐसा कंडीशन होगा। अच्छा चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये वायर है XY वाला बेटा, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, तो हम देखना चाहते हैं जहां पे लूप रखा है वहां पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो मेरे पास जब वायर हमारे पास इधर है, करंट इधर है, तो बच्चे हम लोग अपना राइट हैंड लेते हैं और थंब को रखेंगे, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में, और उंगली को ऐसे फैला लेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको दिख रहा है, मेरे प्यारे बच्चों क्या, बाहर की तरफ, ठीक है। क्या दिख रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर की तरफ दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा, बाहर की ओर है, ठीक है। बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात समझे, क्योंकि आई हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या करना है बेटा, अब इस बाहर की तरफ
घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड को मेरे प्यारे बच्चों इसको बढ़ाना है। इसको क्या करना है बेटा? बढ़ाना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? उसी के डायरेक्शन में, मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड आया जो घट रहा है उसी के डायरेक्शन में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए इंड्यूस्ड करंट का, तभी तो उसका साथ दे पाएगा। जो हो रहा है उसका विरोध करना है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि जब ऐसा करना तब तो बच्चे हमारे पास ऐसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि CBA के जैसा होना चाहिए, तभी तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड उसका बाहर आएगा। तो इसका आंसर भी बच्चे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, अलोंग ABC नहीं हो पाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं डी वाला की क्या कहानी है। डी वाला कह रहा है बेटा कि अगर बच्चा हमारे पास आई इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आई जो इसका है वायर का वो इंक्रीज हो रहा है, तो अभी भी बच्चे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का किधर है? इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बाहर ही तो होगी। बात समझ में आई? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है, किसके कारण? इस स्टेट वायर के कारण। अब जो लूप रखा गया है उसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का वो अपोज करे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलोंग ABC यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगली घुमाते हैं तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा। इसका अपना इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो किधर आएगा? अंदर आएगा। बात समझ में आई? यहाँ पे मैं लिख देता हूं बी इंड्यूस्ड। बात समझ में आई? तब बच्चे इसका विरोध होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, ये इसको घटाएगा, तब मेरे प्यारे बच्चों कहानी सही है। तो इसलिए इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या है हमारे पास? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, अलोंग ABC आई इफ आई इंक्रीजेस। ठीक है, ABC के साथ अगर आई बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों यही ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बेटा हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? अ स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स is placed perpendicular to a magnetic field which is increasing 1 Tesla per second. The induced EMF in the coil is। तो बच्चे हमको induced EMF की वैल्यू निकालनी है। कॉइल साइड मान लो दे दिया, तो मान ले हमने L लिख लिया, साइड दे दिया बच्चा 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखना है 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के। ठीक है, हमने लिख लिया। चलो, कह रहा है 100 टर्न्स है तो N की वैल्यू 100 हो गई। आगे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग 1 टेस्ला पर सेकेंड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये है dB/dt। इसको ऐसे लिख लो, ये dB/dt क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी आपसे पूछी जा रही है, जल्दी फटाक से बताओ कौन सा हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है, वी नो दैट इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू माइनस का NdΦ/dt होता है। यहाँ पे फाई भी लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सही सर, बहुत है सही सर। चलिए, इंड्यूस्ड EMF माइनस एन। अब डी फाई को मेरे प्यारे बच्चों खोलो, यहाँ पे d/dt ऐसे लिख दिया। फाई मेरे प्यारे बच्चों होता है B इंटू ए के बराबर। ठीक है, कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे 1 है। बात समझ में आई? यहाँ पे कह रहा है परपेंडिकुलर है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों उसको 1 मान लो, मतलब मान 1 है ऐसा कह रहा है, मान मत लो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि भैया उसका क्वाइल का एरिया तो फिक्स रहेगा, इसलिए टाइम के साथ वो नहीं चेंज हो रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का NA, और ये मेरे प्यारे बच्चों dB/dt हो जाएगा। अब सारी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, उन सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए उसके नीचे, कहानी खत्म कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलो। आप चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन भी हटा सकते हैं, केवल मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माइनस साइन हटा दिया। ठीक है, चलो, देखने में आपको अजीब लगता है। तो E इज इक्वल्स टू N की वैल्यू बेटा 100 है। A की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? L इंटू एल, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2, 10 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2, एक L स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा जी, 10 इंटू 10⁻⁻2।
और बेटा कितना है, ये तो एक है हमारे पास, डीबी बाई डी टी कितना दे रखा है, एक दे रखा है। ठीक है, सब कुछ यूनिट हमको देखना है, यूनिट हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलो, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बेटा देखो 100 और ये 10 × 10 100, ये भी हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको 10⁴ लिख दो, इन चारों को मिला, तीनों को मिला करके। और ये हमारे पास क्या है, 10⁻⁻4 है, -2 ठीक है बेटा। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 10⁻0 हो जाएगा, 4 - 4 लिख दू क्या ऐसा, 4 - 4 इज इक्वल्स टू 10⁻0 इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा बोल्ट। तो ईएमएफ की वैल्यू बेटा 1 वोल्ट हमारे पास आ रही है, इसका आंसर बेटा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है फैराडे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फैराडे। क्वेश्चन नंबर 11, in the electromagnetic induction the induced EMF is independent of, तो बेटा जी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपने अभी लिखा -n d∅dt। कह रहा है चेंज इन फ्लक्स बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, टाइम पर भी डिपेंड कर, नंबर ऑफ टर्न्स पे मेरे प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद, तो हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फिर से आंसर सी मेरे प्यारे बच्चों हेनरी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है इफ अ प्लेन सर्कुलर क्वाइल हैज n टर्न्स, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बेटा। इफ अ प्लेन सर्कुलर क्वाइल हैज n टर्न देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बी प्रोपोर्शनल टू, बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n1 × n2 के, और जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो n² के। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा बच्चों क्या आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है टू आइडेंटिकल कॉइल्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर रोटेटेड विद यूनिफॉर्म स्पीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एल्यूमिनियम कॉइल विल बी। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे दो मटेरियल की बात हो गई। ठीक है बेटा, दो मटेरियल की बात हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों कॉपर से ज्यादा होगा, तो एल्यूमिनियम में करंट क्या होगी, इंड्यूस करंट कम होगी, कॉपर में ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द इंड्यूस करंट इन एल्यूमिनियम कॉइल विल बी लेस देन दैट इन कॉपर कॉइल। क्या बात समझ पाई, रेजिस्टेंस का यहाँ पे खेला है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगी, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर बेटा ए है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ अ कॉइल अनचेंज, कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल अनचेंज, द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट आर डबल, द सेल्फ इंडक्टेंस। फिर से बेटा देख लो, सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी कहा तो हम लोग जानते हैं कि बेटा जी जो L होता है, जो L होता है हमारा वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर बेटा n को डबल कर दें, 2n कर दें, तो जो हमारे पास L डैश होगा वो क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये 4n² हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये कहानी है बहुत अच्छी, 4 गुना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 17, the mutual inductance between the two coils be equals to the EMF induced in secondary coil if the current through primary coil is। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, देख
कह रहा है क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स बी इक्वल्स टू द ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। देख बेटा, ऐसा मतलब M इज इक्वल्स टू ई कब बना, ठीक है। तो हमने बेटा एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था ना, कि E इज इक्वल्स टू होता है माइनस का M डी बाई डी टी के, ठीक है। तो यहां से अगर M का फॉर्मूला आप लोग निकालते हो तो वो क्या हो जाता है, इस माइनस साइन को छोड़ ही दो अभी, ठीक है, डी आई बाई डी टी, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जब M और E बराबर होंगे कब, जब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। बोलो यही तो होगा बेटा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहीं से हमारे पास ये क्वेश्चन है, कीप कांस्टेंट एट 1 एम्पियर, गलत बात है। रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0, ये भी गलत बात है। वेरिड विद द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1 एम्पियर पर सेकेंड उसका रेट चेंज होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 18 की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो बच्चा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेबर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WB से लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो वेबर। क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बच्चों देख करके डर जाते हैं, तो डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों को। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, a coil of area 5 centimeter square and 100 tons is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. The magnetic field makes an angle 60 degree with the normal to the plane. तो सारी बातें साफ साफ कह दिया, ज्यादा इसमें हमको ध्यान नहीं देना है। हमको क्या गिवन है, हमको एरिया गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कर ले तो हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर, यही तो होगा। सेंटीमीटर को मीटर बदल लेंगे, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। और बच्चे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसलिए मैंने सीधा उसको लिख दिया 10 टू द पावर -4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। नंबर ऑफ टन्स बेटा हमारे पास है 100, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.2 टेस्ला। और बच्चा थीटा साफ, देखो थीटा ही फंसाता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, कि प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल मतलब वही जो एरिया वेक्टर होता है उसके साथ बेटा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो हमको डिग्री थीटा चाहिए वही दिया गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी, यानी कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बता देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी वैल्यू हमारे पास है, आप बताओ क्या होगा फॉर्मूला। तो हम लोग जानते बेटा फाइव बी इक्वल्स टू, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो NBA cos थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू हमको गिवन है, तो बेटा फॉर्मूले में हम लोग पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 0.2 है, a की वैल्यू बेटा कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 है, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 है। और cos थीटा कितना बेटा 60 डिग्री है। तो सारी वैल्यू हमने रख दिया है, ठीक है। चलो तो 5b इक्वल्स टू, ये बेटा कितना हो जाएगा 100, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं तो हो जाएगा 1, ठीक है। 5 दूना 10 होता है, एक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये 10 टू द पावर -4 ही रहेगा। और ये बेटा कितना होता है हाफ हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ गए। हाफ से 100 को काटोगे तो 50 बार में कट्टी पिट्टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर, ठीक है। तो एक बार देखो कहां है आंसर, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 वेबर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर बेटा 20 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों से, द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट इज 10 ओम, ठीक है भैया। कोई हमारे पास क्लोज सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम के बराबर।
इन दिस सर्किट फ्लक्स चेंजेज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, ये हमारे पास फ्लक्स का इक्वेशन दे दिया 6t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 1, ठीक है बेटा, t इन सेकेंड। अच्छा, सो द करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट 8t इज इक्वल्स टू दिस, मतलब इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ठीक है बेटा, इंड्यूस ऐसे लिख लो, और बच्चा टाइम की वैल्यू दे दिया 0.25 सेकेंड, ठीक है, ये सारी वैल्यू हमको दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको बच्चे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बेटा अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा तभी हम I इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा पाएंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ई चाहिए। ई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो अब बच्चे एन की वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग एन को नहीं ले सकते, मतलब नहीं लेंगे, और क्या डी फाई बाई डी टी हमारे पास यहां से निकलेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट यानी कि अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी n को हटा दो, n की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो छोड़ दो इसको, बस इसको ऐसे लिख दो माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी। तो सबसे पहले बेटा हम डी फाइव बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये डी बाई डी टी, और जो फाइव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 6t स्क्वायर माइनस का 5t और क्या बेटा प्लस 1, ठीक है। तो डी फाइव बाई डी टी मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या मिलेगा, इसका हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 12t माइनस का 5, बात समझ में आई। तो ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इस वैल्यू को बेटा हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमारे लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12t माइनस 5, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 12t, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो t की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं ना, 8t इक्वल्स टू दिया है 0.25 सेकेंड, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 12 इंटू 0.25। अच्छा 0.25 को मेरे प्यारे बच्चों 1/4 भी तो हम लिख सकते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं 0.25 ना लिख करके आपके लिए 1/4 लिख सकता हूं, तो इसको काट दिया 3 बार में, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3 यानी कि 2 वोल्ट, ठीक है। तो ई की वैल्यू आ चुकी। अब जब ई की वैल्यू आ चुकी तो मेरे प्यारे बच्चों आई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ की वैल्यू 2 है, रेजिस्टेंस 10 दिया था, तो 0.2 एम्पियर हमारे पास सही आंसर होगा, 0.2 एम्पियर यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा, बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप बताइए, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, बी इंटू ए से। इसके लिए आपको बी का डायमेंशन पता होना चाहिए। देखो तो बी का डायमेंशन निकालने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्यारे बच्चों को 2 फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा, यही F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, तो साइन थीटा हमको नहीं चाहिए। दूसरा फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, फिर भी हमको साइन थीटा नहीं चाहिए। इन दोनों फॉर्मूले के हिसाब से आप बी का फॉर्मूला निकालोगे तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आई हमारे पास करंट है, ठीक है बेटा, एल लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड, एफ फोर्स है, इसमें भी बच्चों क्यू चार्ज है, वी हमारे पास वेलोसिटी है, तो दोनों से बहुत आसान तरीके से निकल सकता है। तो यहाँ से जब हम फॉर्मूला बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा एफ बाई आई टी, तो ये क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, और नीचे बेटा हमारे पास हो जाएगा ए और इसका हो जाएगा टी, ठीक है। तो ए टी नीचे हो गया, चलो यही निकाल देता हूं मैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक ही डब्बे में बंद कर लो सबको, फटाफट फटाफट करते हैं, क्या हो जाएगा एम एल
ml, ठीक है सब कुछ। और बेटा जी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ml t-2। अच्छा ये गड़बड़ है ना बेटा, ये t कहाँ से आ गया, ये l है, i इंटू एल। ठीक है, वही मैं कहूं कि ये t क्यों लिखा हूं मैं, i का a हो गया और इसका बच्चे l हो जाएगा। ठीक है, t नहीं है l। तो यहाँ पे देखो l से l कट्टी पिटी, तो l के पावर 0 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, समझ गए। अब बच्चे क्या बच्चा, t पे -2 है और a नीचे है, a को कुदा करके ऊपर ले जाओ, तो m t-2 a-1। ठीक है बेटा, तो सीधा सीधा आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा फाई का b का हमने निकाल लिया ml के पावर 0 t-2 a-1, और a का क्या हो जाएगा l स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। सबका एक में बंद कर दो, m हमारे पास है L0 और L स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर हो गया, t-2 हो गया, a-1 हो गया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ml स्क्वायर t-2 a-1, ml स्क्वायर t-2 a-1, यानी कि बेटा हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन। ठीक है, निकाल लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। The current in a coil changes from 0.2 to 0.4, है ना, in 0.1 सेकेंड। तो देख हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू दिया है 0.1 सेकेंड, सिंपल सी बात है, और डेल्टा आई मतलब करंट में चेंजेस वो कितना है 0.4 से माइनस कर देंगे 0.2 को, तो भी आ जाएगा 0.2, और दिया किसमें है एम्पियर में, तो इस बात को हम लिख लेते हैं। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज 1 वोल्ट, यानी कि ई की वैल्यू 1 वोल्ट हमको दी गई है। कह रहा सेल्फ इंडक्टेंस आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बताना है आपको। कैसे निकालेंगे बताइए जरा, कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों। देख तो फॉर्मूला याद करिए, वी नो दैट इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एल डी आई बाई डी टी, तो यहां से एल के लिए आप फॉर्मूला बना लो। ठीक है, चाहे सबकी वैल्यू रख दो, यहाँ पे 1 है, इसकी वैल्यू एल हमको नहीं पता है, डी आई की वैल्यू 0.2 है, डी टी की वैल्यू 0.1 है। बात समझ में आई। तो ये बच्चे आपस में कट्टी पिट्टी होंगे तो दो बचेंगे, तो यहाँ से एल की वैल्यू हम लोग अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 0.5 हेनरी हमारे पास सही आंसर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन 0.5 हेनरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पिछले भी एक बार था, आप उसको थोड़ा सा देखेंगे कैसे करना है। अ करंट आई इज फ्लोइंग अपवर्ड इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर एज shown in figure. When a rectangular loop of wire placed near it pulled to right, the current induced in the loop will be। ठीक है बेटा, तो कह रहा है 0, ये तो कहानी गलत है भैया। नन ऑफ द अबव, ये भी अभी गलत मान लेते हैं, बाकी दो ऑप्शन है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, तो बी और सी में से कोई भी आंसर होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं एक बार, नहीं होगा तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए, वैसे होता नहीं है। आइए, करंट मेरे प्यारे बच्चों आई हमारे पास ऊपर है, जिसके कारण बच्चे जहां लूप रखा गया है वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो राइट हैंड लिया, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है, और जिधर हमारे पास लूप है उधर अपने हथेली को ले जाएंगे। तो बच्चे ढिसुम ढिसुम किया, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चा, इधर हमारे पास इनवर्ड है, अंदर की तरफ। ठीक है, जब इस लूप को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इधर खींचेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच्चे कम होती जाएगी ना,
तो इस लूप से होकर बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो अंदर की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिससे बच्चे फ्लक्स इसका चेंज होगा। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट की कहानी सामने आती है। सिंपल सी बात यह है, ठीक है बेटा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इस लूप से होता हुआ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चा क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्या है बेटा, इसमें कम हो रही है, ठीक है। तो अब इस लूप में बच्चों करंट ऐसी आएगी कि बच्चे अंदर की तरफ घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करेगी, अपोज करेगी। तो अपोज क्या करना पड़ेगा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बच्चे बढ़ाना पड़ेगा, यही तो होगा। तो उसका सपोर्ट करना है। यानी कि बेटा इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इसमें करंट होना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, क्लॉकवाइज अगर आता है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज करंट इसमें बहेगी ऐसे, तभी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा जो इसका सपोर्ट करेगा। तो इसके कारण मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास आई है, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसको हम बी इंड्यूस्ड करेंगे वो भी बेटा कैसे आ जाएगा, अंदर की तरफ। बात समझ में आई। तब बेटा उसका क्या करेगा, वो सपोर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, सी, फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहानी आप समझ गए, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसका आंसर है बेटा सी, दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायमेंशन। तो मेरे प्यारे बच्चों देख, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ई ना, हमने कहा कि भैया ये तो वोल्टेज है। ये क्या है बेटा, वोल्टेज है। तो वोल्टेज क्या होता है बेटा, हमारे पास W बाई क्यू होता है, सॉरी Q इंटू वी होता है। हाँ ये सही है, ठीक है, W बाई क्यू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों W का फॉर्मूला क्या होगा, W का फॉर्मूला हो जाता है बच्चे F इंटू डी, इसका हो जाता है I इंटू टी के बराबर, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। अब बच्चे इसका डायमेंशन हम लोग यही फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला भी था। तो MLT माइनस टू, डी का मेरे प्यारे बच्चों L, इसका हो जाएगा A, इसका हो जाएगा बेटा T। ठीक है, बढ़िया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया है सर। चलिए, तो ई का बच्चे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको निकालेंगे तो एक डब्बे में बंद कर दो। एम कितनी बार है, एक बार। एल कितनी बार दिख रहा है, दो बार। टी कितनी बार है, एक बच्चे, दो ऊपर है, ये नीचे वाला भी माइनस जाएगा, तुम्हारे पास -3 हो जाएगा, और ए पे -1 हो जाएगा। तो ML स्क्वायर टी -3 ए -1। तो इसका बच्चे आंसर तो ए ही दिख रहा है, ML स्क्वायर टी -3 ए -1। ठीक है बच्चा, तो इसका आंसर हमारे पास ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। थोड़ी देर पहले हमने निकाला था म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हैं बेटा, कैसे मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने देखो इसका ई का निकाला ना, तो इसी से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है बेटा। तो यहां से L का अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा E बाई डी आई बाई डी टी। ई का सीधा सीधा यहीं से रख लेते हैं, यही वाला आंसर अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, देख लो आप साफ साफ, यही तो ईएमएफ है। तो क्या है, ML स्क्वायर टी -3 ए -1। तो सीधा सीधा आप इसको यहां से रख सकते हैं, ML स्क्वायर टी -3 ए -1। एक बार देख लो, यही तो है, ML स्क्वायर टी -3 ए -1। ठीक है, अब डी बाई डी टी यानी कि इसका क्या, दोनों का एक ही बना देता हूं। तो डी का मतलब ए और टी का मतलब -t, क्योंकि टी नीचे है। ठीक है, अब इन दोनों को एक डब्बे में बंद कर दो भैया पूरे को। तो क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर टी -3 है, एक टी -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टी पे -2 हो जाएगा, और ए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए पे -2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ए नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ML स्क्वायर टी -2 ए -2। ठीक है, ML स्क्वायर टी -2 ए -2। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमने इस चैप्टर के 25 MCQ क्वेश्चन जो आपके हैंडआउट में है
उसको हमने खत्म किया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इसके वीएस से बचे हुए हैं, चलो इसको फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बेटा? व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अनदर कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन वन कॉइल? बेटा एक के कारण दूसरे में जो जनरेट हो रहा है उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, तो हमारे पास यही है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण इसको कहा जाता है। अगला व्हाट इज लेंज लॉ या राइट लेंज लॉ? मेरे प्यारे बच्चों लेंज लॉ आपको लिख देना है। क्या होता है कि जब भी बेटा किसी भी कॉइल से होकर के बच्चा क्या फिनोमेना हमने सीखा कि फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट आती है और इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को लेंज लॉ बताता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसका डायरेक्शन इस हिसाब से होगा कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है उसी का वो विरोध करता है। तो उस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, the polarity of induced EMF such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। ठीक है बेटा, तो ये बातें हमारे पास हो जाएंगी लेंज लॉ हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 बेटा हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्शन? तो जो क्वाइल है उसी क्वाइल के खुद के करंट में चेंज होगा। ठीक है, जिसके कारण बच्चे इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट की कहानी सामने आती है उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पास थ्रू इट। ठीक है, तो ये हमारे पास स्व प्रेरण की कहानी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? किसी एक में बदलाव हो रहा तो वो बदलाव पड़ोसी में दिख रहा है। ठीक है, तो पड़ोसी में कुछ बदलाव हुआ जिसके कारण उसमें खुद ही एक बच्चे इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट की कहानी सामने आती है। इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू अ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। ठीक है बेटा, तो ये अन्योन्य प्रेरण का हिंदी में परिभाषा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो बच्चे पूरा फिनोमिना आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी भी कॉइल से पास करने वाले फ्लक्स में चेंज आता है तो उसमें बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसी बच्चे फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेस and EMF is induced in the circuit, this phenomena is called electromagnetic induction। इसको हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आप लिख देंगे। और इस तरीके से आज की क्लास में लेक्चर नंबर 1 में आपके चैप्टर नंबर 6 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के 30 क्वेश्चन जो हमने हैंडआउट में रखे हैं आपके लिए, उसका हमने पूरा सोल्यूशन आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कहता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जो हैंडआउट में डाले गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आप इसको इतना तैयार करिए, बाकी आप भर भर के नंबर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका लेक्चर नंबर 1। आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।